नमस्कार आप सभी को। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे लाइव जा रहे हैं। मंगल जांदू जी नमस्कार, देव कुमार जी राम राम, अनुराधा शर्मा जी नमस्कार, रामपाल माली गुड इवनिंग सर, राजपानु राम राम जी, मंगल राम राम भाई, हवा सिंह चौहान नमस्ते आपको भी सर, जगदीप सिंह जाखड़ नमस्कार जी, राकेश फगेरिया गुड इवनिंग सर, गुरनाम नमस्ते भाई, राकेश कुमार नमस्कार, नीरज तंवर, मोहित शर्मा, चौधरी अमित अहलावत, मान सचिन, कपिल कंबोज, आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पे लाइव जा रहे हैं। अभी जैसे सी एंड वी कैडर का हमने पीटीआई वाला इशू देखा था कि पीटीआई टीचर्स को 10 साल नौकरी करने के बाद उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और हमने प्रदेश भर में उनके धरने प्रदर्शन सब देखे। तो ऐसे ही सी एंड वी कैडर की सिमिलर एक पोस्ट थी आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचर्स की। तो उनका जो कोर्ट का वर्डिक्ट था वो पीटीआई के वर्डिक्ट पे ही डिपेंड था। तो जो कोर्ट है उन्होंने सी एंड वी कैडर के आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स को भी 10 साल नौकरी के बाद हटा दिया था। ऐसा ये मामला था। और आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स ने, जैसे पीटीआई का हमने देखा था प्रदेश भर में आंदोलन हुआ, तब भी उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों ने आंदोलन नहीं किया क्योंकि होना वही था जो सरकार चाहती है। तो हालांकि इनके जो क्राइटेरिया है उसमें पेपर मेंशन नहीं था, लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट को देखते हुए सरकार ने पेपर अनाउंस कर दिया जिसकी डेट थी 31 जनवरी। अब 31 जनवरी को 10,390 अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया और इसके सेंटर दो जगह बनाए गए थे, करनाल और कुरुक्षेत्र। ठीक, तो 1 फरवरी को इसकी उत्तर कुंजी डाली गई। 1 फरवरी को जब आंसर की डाली गई तो थोड़ी सी हैफजार्डनेस होगी, थोड़ा मेस क्रिएट हो गया, क्योंकि अभ्यर्थी एक पिपली के सेंटर पे अलग क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और बाकी सेंटर्स पे अलग, तो समझ नहीं पाए। उस सेंटर के क्वेश्चन पेपर्स के अभ्यर्थियों ने जो मैच की आंसर की तो उनके क्वेश्चंस के साथ मैच नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली वो गूगल देखेंगे, सब देखेंगे, तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। तो आपस में अभ्यर्थियों की बात होने लगी। इस दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद थी बहुत सारे जिलों में, हमें पता ही है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण जब अभ्यर्थियों ने फोन पे आपस में बात की कि ऐसा लग रहा है, हमारा प्रश्न ये था, तुमने इस प्रश्न का क्या आंसर दिया, सामने से वो कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा लगा कि 2 प्रश्न पत्र पूछे गए हैं एक ही समय के दौरान। तो ये बात कुछ वास्तविक सी नहीं लगी, ऐसा लगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं। तो इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने एचएसएससी को कॉल किया, जो इन्होंने नंबर दे रखा है, और एचएसएससी ने क्या कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, पीडीएफ चेंज हुई, और पीडीएफ चेंज होने के बाद पता चला कि 10,390 अभ्यर्थियों में से 10,140 अभ्यर्थियों का एक पेपर आया था और 250 अभ्यर्थियों का बिल्कुल अलग पेपर आया था। मतलब 100 क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में किसी का, इवनिंग शिफ्ट में किसी का, और क्वेश्चन पेपर अलग है, हम समझते हैं वो चीज। ए बी सी डी 4 कोड होते हैं, हम समझते हैं वो चीज। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को मिला था 1121 ए बी सी डी, और कुछ अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर कोड सीरीज मिली थी 0121 ए बी सी डी। मतलब कि केवल 250 बच्चों के लिए अलग क्वेश्चन पेपर था। ठीक, अब यहां पे
एक और बात, अनोखी बात जो देखने को मिली वो ये थी कि हर परीक्षार्थी को कौन सा कोड और कौन सा पेपर मिलना है ये पहले से ही निर्धारित था। ये पहला ऐसा एग्जाम था जहां पेपर के ऊपर ही नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। मतलब किस अभ्यर्थियों को कौन सा पेपर मिलना है, कौन से कोड का मिलना है, ये एचएसएससी ने पहले से ही निर्धारित कर दिया था, जो और शक को बढ़ाता है। दूसरी एक और बात इसमें जो सामने आई वो ये कि ये जो 250 अभ्यर्थी हैं जिनका बिल्कुल अलग क्वेश्चन पेपर आया है, ये दिल्ली के किसी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से इकट्ठे एक साथ कोचिंग ले रहे थे। कितना बड़ा संयोग है ये मैंने इनका जो लीगल नोटिस इन्होंने एचएसएससी को भेजा है उसमें पढ़ा है। मतलब संयोग होने की पूरी जेनिथ पे पहुंच गया, हाइट्स होगी है पूरी। तो ये बड़ा, आई एम सॉरी फोन आ गया बीच में। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है कि आप 10,390 हैं और उसके बाद आप 250 बच्चों के लिए बिल्कुल अलग पेपर देते हैं। क्यों देते हैं भाई? आप 40 आपने केंद्र बनाए हैं, आप 39 केंद्रों में एक पेपर ले रहे हैं, आप एक केंद्र में अलग पेपर कैसे ले सकते हैं? ये एचएसएससी की क्या इंटेंशन थी, क्या इनका मोटिव था, क्या इसे नहीं दर्शाता है? इन्होंने ऐसा क्यों भेदभाव किया, ऐसी क्यों इंडिस्क्रिमिनेशन की? या मैं कहूं कि ऐसा फेवरेटिज्म किस लिए था? या मैं कहूं कि ये लापरवाही थी, या मैं कहूं कि ये धांधली थी। और ये धांधली भी नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है आपका कि आप 250 बच्चों को अलग ले जाके उनका अलग पेपर करवा रहे हैं। सुनने में यह भी आया है अभ्यर्थियों से कि जो 250 बच्चों के लिए अलग पेपर हुआ है वो पेपर बाकी पेपर से काफी इजी था। उस पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि ये अब खबर बाहर आने लगी है तो एचएसएससी के वर्जन अखबार में आने लगे हैं जो हास्यास्पद है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पेपर का लेवल सेम था तो आप एक पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, दूसरे पेपर में आपने क्यों नहीं पूछा? पहली बात। दूसरी बात, आप एक पेपर में जो आपका मेंशन्ड सिलेबस है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं और दूसरे पेपर में नहीं पूछ रहे हैं? तीसरी बात, आप कहते हैं कि पेपर लीक गैंग की कमर तोड़ने के लिए आपने ऐसा किया है, तो आपने केवल एक ही सेंटर में ऐसा क्यों किया? कम से कम आधे सेंटर तो लेते, कुछ तो करते, पहले कुछ इंटीमेशन तो देते, कोई कोरिजेंडम कुछ तो होता। और जो पेपर लीक गैंग एक पेपर लीक कर सकता है तो क्या वो 2 पेपर नहीं लीक कर सकता? आप अपनी जो आपने धांधली की है या आपकी लापरवाही है उसको छुपाने के लिए आप कुछ भी बयान देंगे, कुछ भी बयान। एनीवेज, एक और कमाल मैं आपको बताती हूं। पहले जब इन्होंने आंसर की डाली तो इन्होंने 9 फरवरी दी थी अंतिम तिथि कि आप अपने ऑब्जेक्शंस 9 फरवरी तक फाइल कर दें, ठीक। लेकिन फिर इसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, इनको फोन जाने लगे, कुछ अभ्यर्थी इकट्ठे होके सीएम हाउस पहुंच गए। सीएम हाउस में वो सीएम साहब से नहीं मिल पाए, उनके ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी से मिले, जहां उन्होंने मामले की सारी जानकारी उन्हें दी और उन्हें वहां से बहुत बढ़िया आश्वासन भी मिला कि सीएम साहब खुद इसे देखेंगे, इसमें इंटरवीन करेंगे, पूछेंगे। तो जब मामला तूल पकड़ने लगा तो इन्होंने जो 9 फरवरी अंतिम तारीख लिख रखी थी ऑब्जेक्शंस की, उसको घटा के 6 कर दिया। अब ऑब्जेक्शंस फाइल करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी है, 9 फरवरी नहीं है। 3 दिन और काट लिए, काहे को? क्योंकि 6 फरवरी तक ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन सही करें हैं गलत करें हैं ये वैसे ही नहीं बताते क्योंकि ये रिवाइज की नहीं डालते। 2 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट निकाल देंगे, फिर ज्वाइनिंग दे देंगे, ताकि इन्होंने जो ये कांड किया है उसके ऊपर पर्दा डल जाए, किसी को पता ना चले। कितना जबरदस्त वाला ये खेल खेलते हैं और कैसे ये बच के भी निकल जाते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि बच्चे, अब कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कोर्ट चले गए हैं और लीगल नोटिस एचएसएससी को इशू करवा दिया है और इस मामले में अब हम एचएसएससी की मनमानी नहीं चलने देंगे। आपको ये प्रश्न पत्र रद्द करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपने बिल्कुल ही अपने खुद के नियम ताक पे रख दिए हैं और आप कुछ भी बयान आप दे रहे हैं। इनका एक बयान बताती हूं मैं।
ये कहते हैं एचएसएससी ने पेपर लीक करने के तरीके का निकाला तोड़ कोट अनकोट। अब हर शिफ्ट में भी 2 अलग अलग पेपर भेजने शुरू। एचएसएससी ने पेपर लीक गैंग की कमर तोड़ने के लिए तोड़ निकाल लिया है। अब हर शिफ्ट में 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर भेजने शुरू कर दिए हैं। वाह, रियली? क्या समझते हैं आप अभ्यर्थियों को? क्या समझते हैं आप हरियाणा के हम जो तैयारी कर रहे हैं या बाकी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो पागल हैं क्या? अलग अलग शिफ्ट नहीं है, जब पेपर का लेवल जब सेम नहीं है, आप लेवल सेम कह रहे हो, आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस वहां पे पूछ रहे हो और आप पेपर लीक गैंग की कमर तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? अब तो ये ऐसा होता है कि अपने केक के ऊपर पर्दा डालना है, किसी भी तरीके से इस इलीगैलिटी को कैसे भी करके छुपाना है, बेइज्जती बचानी है। ऐसा ही हो रहा है ना? तो ये बहुत गलत है। केवल 250 बच्चों के लिए अलग पेपर क्यों? सारी चीजें छोड़ते हैं क्यों? उनके लिए अलग क्यों? ऐसे केस कैसे क्यों? प्रिविलेज्ड थे वो, कुछ बच्चे अलग से थे, एक ही सेंटर में अलग क्यों? चल, बाकी 39 सेंटर्स में जब एक क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो एक सेंटर का अलग क्वेश्चन पेपर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को मैं ओपन एंडेड छोड़ती हूँ। आई हैव फेथ इन जुडिशरी। मैं प्रार्थना करती हूँ हरियाणा सरकार से भी कि हर एक चीज को इग्नोर करने का जो आपका एटीट्यूड है, कृपया करके उसे छोड़ें और इन अभ्यर्थियों का यहाँ पे संज्ञान लें और आप इसमें इंटरवीन करें, इसकी प्रॉपर जांच करवाएं कि ऐसा क्यों हुआ। और जांच करवाने के बाद हमारी मांग तो यही है कि दोबारा से क्वेश्चन ये एग्जाम करवाया जाए और जो रिजल्ट निकालने की तैयारी कर रहा है एचएसएससी इतनी जल्दी जल्दी, तो इस प्रक्रिया को तुरंत से तुरंत रोकें। रविंदर मान जी कह रहे हैं दिल्ली वाले जो कोचिंग ले रहे थे वही काबिल है क्या? जी, मेरा भी यही सवाल है, क्यों वही काबिल है, वही प्रिविलेज्ड क्यों है? कारण क्या है इस चीज का? हाँ दीपनैन जी, अगर तोड़ करना है तो सेम पेपर देना चाहिए था सभी को, मैं खुद इस चीज को मानती हूँ। बहरहाल ये पूरा पूरा इशू है और ये बहुत गंभीर इशू है। इससे हमारी एचएसएससी की इनएफिशिएंसी, इनके काम करने के तरीके हैं और इनका जो भ्रष्टाचार, ये कैसे कैसे किस किस तरीके से विजिबल भ्रष्टाचार करके भी कैसे कैसे बच के निकलने की कोशिशें करते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से उजागर हुआ है। और मैं ये अनुरोध करती हूँ आप सबसे कि आप भी अपने अपने अपनी फेसबुक वॉल, हर एक चीज के माध्यम से ये चीजें उजागर करें। ये चीजें पता है मैं क्यों उजागर करती हूँ? मैं इसलिए करती हूँ ताकि इन लोगों को थोड़ी शर्म आ जाए और ये एफिशिएंसी लेकर आए अपने एग्जाम करवाने के तरीकों में, ये इम्प्रूवमेंट करें अपने काम करने के तरीकों में। और जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट होता है, जो मन लगा के तैयारी करता है, जो अपना दिन रात एक कर देता है, अपना जीवन झोंक देता है इनके पेपर देने में, उसको सफर ना करना पड़े इनकी बेवकूफियों, इनकी लापरवाहियों, इनके साजिशों के चलते। नवीन कौशिक जी, ये तोड़ आर्ट एंड क्राफ्ट में ही निकालना था क्या जी? ये तोड़ इनका था भी नहीं कुछ, ये या तो लापरवाही हुई है या ये स्कैम है, दोनों में से एक चीज है। वो तो थोड़ा लीपा पोती वाली बात हो जाती है ना सर, कि लीपा पोती। जगदीप सिंह जी सही कह रहे हैं, कानून नियमों को इन्होंने ताक पे रख दिया और हर एक चीज में रख दिया है, केवल इस चीज में नहीं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहूंगी, यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ मैं ईमेल्स में इशू पढ़ लेती हूँ और उस इशू को वहां पे उस बच्चे को समझाने की बजाय, जिस भी कैंडिडेट ने मुझे लिखा है, अनटिल एंड अनलेस वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं पेज पे उसको लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि सिमिलर क्वेश्चन टैकल हो जाए वहीं पे, पेज पे ही सबको समझ में आ जाए। तो अगर किसी का इससे इतर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको भी लेना चाहूंगी अभी। अगर ऐसा है कि वो एक ही कोचिंग जी, जो लीगल नोटिस भेजा गया है एचएसएससी को, उस लीगल नोटिस में एक पॉइंट है, उसमें कहना है इन अभ्यर्थियों का कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से 250 बच्चे कोचिंग ले रहे थे। तो जिन बच्चों ने वो लीगल नोटिस भिजवाया उनके पास इसका सबूत होगा ऑब्वियसली, तभी इन्होंने भेजा है। तो लेट्स सी क्या रहता है ये चीज। इन सब चीजों से इतर होके भी हम लोग देखें तो भी बिल्कुल स्ट्राइकिंग ये चीज है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि 250 बच्चों के लिए अलग पेपर क्यों? जब शिफ्ट अलग नहीं, जब कुछ अलग नहीं, तो उनके 100 क्वेश्चन अलग क्यों? और ऐसे आप पेपर लीक कैसे रोकेंगे? इनसे ये सवाल किए जाए। स्कैम है टोटली जी, बिल्कुल सही कहा, बिग स्कैम। बीजेपी सरकार ने कोई भी एग्जाम अच्छे से नहीं कराए, मोनू बामनिया। मोहित मैम परिमल सर से मिलो।
क्यों सर? 11 साल बाद जिन्होंने भी एग्जाम दिया उनके परिवार पर क्या बीत रही है? रविंद्र मान जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। और इस पूरे मामले में भी मैं पक्ष और विपक्ष, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और जो अभ्यर्थी इनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे, उन दोनों के ही संपर्क में थी। और अब मुझे लगता है पास में जाके चीजें कुरेदना बड़ा अजीब सा हो जाएगा। मेरी संवेदना दोनों पक्षों के साथ है और मैं दिल से आपको बोलती हूँ कि मैं ये चाहती थी कि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्टर जो भी डिजर्विंग हो यहाँ पे लग जाएं, और जो भी भाई रह जाते पीटीआई की तरह उनका भी कोई ना कोई समाधान निकले। लेकिन चूंकि अभी पीटीआई का भी समाधान नहीं निकला है, तो लेट्स सी क्या रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट वालों का सेम होगा। राकेश कुमार जी, मैडम जी जब क्राइटेरिया में टेस्ट है ही नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। क्राइटेरिया में टेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट का ऑर्डर, अभी मुझे ध्यान नहीं है, पीटीआई में तो साफ मेंशन था कि टेस्ट लिया जाए। इनके कोर्ट के ऑर्डर में यदि मेंशन है कि टेस्ट लिया जाए तो टेस्ट लेना था। मोहित माहे जी, आईसीएस सेंटर वाले सर, क्यों मिलूं मैं मुझे एक बार ये बताइए कि क्यों मिलना चाहिए मुझे? संजीव मैडम जी, इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना, झूठ बोलना है बस। सर उसके बाद उसके ऊपर बाद में टिप्पणी करेंगे। ये तो फार्मेसी के पेपर पर भी लागू होना था। विजेंद्र चौहान, यस, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। इनफैक्ट मैं इसे बोलना भूल गई कि 31 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट वालों का पेपर था और इवनिंग शिफ्ट में फार्मेसी वालों का था। तो आप ये जो कमर तोड़ रहे थे पेपर लीक गैंग की, तो वो एक ही पेपर में क्यों तोड़ रहे थे? आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में क्यों तोड़ रहे थे? आपने फार्मेसी वाले पेपर में क्यों नहीं तोड़ी इनकी? तो आप मतलब कोई भी रैंडम एक इंसिडेंट कर देंगे और उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। और कमाल की बात यह है कि अभ्यर्थी सीएम विंडो पे लिख चुके हैं अपनी शिकायत, एचएसएससी में लिखित में शिकायत दे चुके हैं, एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लीगल नोटिस भेज चुके हैं, ओएसडी से खुद मिल चुके हैं, ओएसडी टू सीएम भूपेश्वर दयाल जी से खुद मिल चुके हैं, सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज किसी को जैसे समझ में नहीं आ रही है। जैसे फटाफट हैफाजार्ड तरीके से ना फटाफट प्रोसेस को भगा दो, फटाफट इनके 6 तारीख निकले और 7 तारीख तक हम रिजल्ट दे दें और लगा दें, ताकि हमारे इस कांड पे भी पर्दा गिर जाए। सभी कांड पे तो गिर रहा है, तो इस पे भी गिर जाए। बिंदर बुरा, मैम इनका एटीट्यूड बहुत गलत है, गलती नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। इंसान यदि कोई गलत हो और गलती मान लेने से छोटा नहीं हो जाता। एचएसएससी कमीशन है, यस, आप कोई गलती करते हैं तो उसका इफेक्ट हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ता है, लाखों अभ्यर्थियों के ऊपर पड़ता है। तो आप हजारों लाखों अभ्यर्थियों का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे रख सकते हैं, ताक पे रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मान सकते। बहुत बड़ी बात है, गलती मानने वाला इंसान महान होता है। ये महान है क्या? सुरेश सिसोदिया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के ऊपर मैंने एक लाइव किया था और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के ऊपर बोलना आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, मैं 600 पेजेस की, 650 पेजेस की उस टाइम पे मैंने जजमेंट पढ़ी थी और कागजों के आधार पर मैंने बता दिया था कि क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन आप दोनों पक्ष, रेगुलर वाले और टीसी रेट वाले, इस चीज को समझते ही नहीं है। आप दोनों ही मुझे ब्लेम करने लग जाते हैं जैसे इसमें मेरा पर्सनल कुछ निकलता है। ना तो सर मेरे डीसी रेट वाले कुछ लगते हैं, ना मेरे रेगुलर वाले कुछ लगते हैं। मैंने 650 पेजेस की जजमेंट में जो तथ्य थे वो आपके सामने रखे, जो तरीका उसमें से निकल सकता था, किसका पक्ष मजबूत है किसका कमजोर है, मैं उस समय बता रही थी। उसमें भी उस टाइम कुछ अभ्यर्थी बहुत भद्दा बोल रहे थे कि 19 तारीख को देख लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैडम तो न्यू बोल रही है, फलाना बोल रही है। ना तो बोलने की अकल है, ना तमीज है, ना कुछ है, ना आपके अंदर मैच्योरिटी है। आपके अंदर मैच्योरिटी हो तो आप शांति से बैठ के सुने कि मुद्दा क्या था, उसके बाद आप रिएक्शन दें और उसके बाद जो समाधान बताया था उसके ऊपर वर्क करें। अब तो आप दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जिसका फायदा एचएसएससी उठा रहा है, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आप कोई म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन निकालेंगे नहीं तो तब तक उनकी मौज रहेगी, वो आपको डेट पे डेट देते रहेंगे। आपको आपस में बैठ के यहाँ पे मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे। आप यदि कोई भी मुद्दा उठा के देखते हैं, पीटीआई वाले में क्या हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में क्या हुआ, स्पोर्ट्स पर्सन इशू क्या हुआ, पीटीआई वाले में क्या हो रहा था, पीटीआई जो लगे हुए थे और जो बाहर केस कर रहे थे आपस में लड़ रहे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले ऐसे ही आपस में लड़ रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही न्यू ग्रेडेशन ओल्ड ग्रेडेशन आपस में लड़ रहे थे, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले ऐसे ही आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? डीसी रेट रेगुलर। जेबीटी वाले में क्या हो रहा है? आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में ही लड़ते रहोगे।
संस्कृत वालों में क्या हो रहा है, शिक्षा शास्त्री और जो ग्रेजुएट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो जब तक आप आपस में लड़ते रहोगे और बैठ के म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक तो सरकार आपका फायदा उठाएगी ही उठाएगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, समझ में आती हो तो ठीक है। मैम ओल्ड ग्रेडेशन ग्रुप डी वालों का कुछ हो गया क्या? डीपी स्वामी जी, बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल क्या है, कुछ नहीं बचा है। आप खुद जानते हो स्टेट आपके खिलाफ यहाँ पे वर्डिक्ट दे चुका है। बड़ौदा आ गया। और संजीव सिंह, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स दीजी। यस आई नो दिस थिंग। दीप कुमार घोटाला, बिल्कुल विजिबल घोटाला चल रहा है और अखबारों की ऐसी ऐसी सुर्खियां, मतलब चेयरमैन साहब के ऐसे ऐसे बयान बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। रविंद्र मान, आप बताएं मैम हम क्या करें अब? रविंद्र मान जी, यदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट से ही हैं तो तुरंत केस डालें और इस प्रोसेस को इसके ऊपर वो करवाएं, स्टे करवाएं। अब यहाँ पे भी ना मैं ये चीज बोलती हूँ, मैंने ये चीज बोली कि स्टे करवा दें, तो इसका भी इशू बना देते हैं अभ्यर्थी। क्या कहते हैं कि ये मैडम तो भाई सारे के सारे पेपर रुकवा दे, ये तो न्यू सलाह दे। मैं दोनों तरीके की सलाह देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप गलत पेपर देते ही क्यों हैं? आप ये भी तर्क देखिए ना कि आप अगर 10,390 बच्चों का एक ही पेपर दे देते तो मेरे पास भी कुछ ना बचता ना बोलने के लिए। यदि ये ऐसा करते हैं तो क्या ना बोलना बनता है ना। श्वेता जी, अब आगे क्या करना चाहिए? राजेश सिडाना जी, सर आगे यही करना चाहिए, आपको तुरंत से तुरंत इस प्रोसेस के ऊपर स्टे लेना पड़ेगा। लीगल एंगल आप बिल्कुल मत छोड़िए, लीगल एंगल पकड़ के रखना पड़ेगा और आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें, सरकार में या सरकार से बाहर। आश्वासनों का आपने देख लिया है कि क्या होता है। आश्वासन पीटीआई को मिला था, आश्वासन ओल्ड ग्रेडेशन पॉलिसी वालों को मिला था, आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। राकेश बिंदर बुरा, ये तो बिहार वालों की तरह करने लगे, पहले वालों की भी कोई गलती नहीं थी। कौन मुझे कॉल किया जा रहा है? अगर मैं बार बार काट रही हूँ तो प्लीज कॉल ना करें। परवीन शर्मा, गलत किया मैम, HSSC ने टोटली स्कैम है। जितेश दैया, मोनू बामने, मैम आप बहुत अच्छी एक्टिविस्ट हो, आपसे बहुत थैंक यू वेरी मच सर। डीपी स्वामी, मैम ग्रुप डी में सर मैंने बताया है नहीं बचता है कुछ भी। यहाँ पे आपके पास केवल एक ही चीज बचती है, जो है रिक्वेस्ट, गुहार। और ये हमने देख लिया है कि प्रदेश व्यापी आंदोलन होने के बाद भी और लोगों के इतना गुहार के बाद, रिपीटेड लेटर्स के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो अनसुना हो रहा है हर वर्ग, स्पेशली यूथ हो रहा है, स्पेशली कोई भी चीज होती है उसमें सरकार जैसे सुनने को ही तैयार नहीं है, जैसे अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है। और गलती ना भी माने, चलो इंसानियत के नाते सुन लिया, कुछ थोड़ा बहुत सुन के थोड़ा बहुत अभ्यर्थियों के लिए कुछ कर दें, तो वैसा एटीट्यूड दिख नहीं रहा है, जो कि बहुत मतलब दुख की बात है, चिंता की बात है। क्या होगा अब जब सारे प्रूफ दे दिए तो क्या होगा मैडम? प्रूफ दे दिए तो आप केस जीत जाएंगे सर। सुखी राव मैम, पीआरटी की 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 7 नहीं सर, मेरे ख्याल 8 साल से नहीं आई है। राकेश मिथुन, करप्शन बढ़ गया, आंसर की सेट टू 1, सॉरी ऊपर चलेगा। जो लोग बिना खेले न्यू ग्रेडेशन बना गए हैं उनका भी कुछ करो मैडम, इनके चक्कर में ओल्ड ग्रेडेशन वाले खिलाड़ियों की जॉब जा रही है। सर ये ना मैं नहीं कर सकती इसमें, जहां ये चीजें हो रही हैं इसका एक ही तरीका है कि आप लोग प्रूफ इकट्ठे करें और FIR करवाएं, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है, ये सिविल मैटर नहीं है और ये है गड़बड़। अब आप देखो जिनके लिए न्यू ग्रेडेशन वालों के लिए ये चीज करी, वहां न्यू ग्रेडेशन वालों को ही नहीं पूछा गया, जो असल न्यू ग्रेडेशन वाले थे, जो असल स्पोर्ट्स पर्सन थे। और जहां ये फेक ग्रेडेशन बने, ये फेक ग्रेडेशन भी तो इसलिए बने क्योंकि एकदम से उनके ऊपर गाज गिरा दी। तो बड़े सारे कारण हैं। करप्शन भी क्यों हुआ हम सब जानते हैं। SDO के 95 में से 10 हरियाणा के, बाकी बाहरी। जी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर
हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में आए थे, उन्होंने उस समय पे 80 में से 2 बाहर के लगे थे, 2 हरियाणा के लगे थे, आई एम सॉरी, 78 बाहर के थे। तो अब भी सेम है। तो हमें यहाँ पे गंभीर होके सोचना पड़ेगा कि जिन नेताओं को हम अपने अपने कीमती वोट देते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारी आवाज उठाएंगे, तो उनकी आवाज जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कैसी होती है, और सत्ता में घुसने के बाद कैसी हो जाती है। तो वो चीजें देखने वाली हैं। और अब उन्हीं से सवाल करें कि सर अब हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप, तो अब सत्ता में बैठे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट, अब डिप्टी सीएम है आप हरियाणा के, अब आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। कन्हैया चोपड़ा एचएसएससी का सिलेबस भी फिक्स करवा दो। सर मेरा अगर बस चले ना, मैं सही आपको बताऊं, इतने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कन्हैया जी, मेरा अगर बस चले तो जितनी जितनी त्रुटियां हैं ना, जितनी प्रॉब्लम्स हैं हर किसी चीज में, स्पेशली भर्तियों में, तो मैं सारी ठीक कर दूं। तो मैं रेगुलरली इन्हें लिखती रहती हूँ, अपने जितने मुझसे एफर्ट हो रहे हैं मैं वो करने की कोशिश करती हूँ पूरा पूरा। और सिलेबस चेंज के लिए भी इनको पहले भी लिखा है और अब दोबारा भी लिखूंगी। चंद्रहास शिकारा जी, जय हिंद, जय जवान जय किसान। राकेश कुमार जी, जिनका टेस्ट अच्छा हुआ वो मारे गए। हाँ, ये यहाँ पे मतलब यहाँ मैं दिल से मुझे बहुत दुख भी हो रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए कि जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया, मतलब कि जिन्होंने सच में मेहनत से, लगन से, पूरे हार्डवर्क से ये पेपर की तैयारी की और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, उनको भी एचएसएससी की गलती की वजह से भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही कहती, कमीशन की गलतियां भी नहीं, ब्लंडर, स्कैम, इनकी इनके हरकतों की वजह से सफर किसको करना पड़ता है, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, जो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, मेहनत से पेपर दे के आता है, उनके साथ तुम ये सब चीजें करते हो। मैम आज मैं लॉ कॉलेज में गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5,000 सैलरी बोल रहे हो, माय गॉड। मैम इनको तो ये भी नहीं पता आर्ट एंड क्राफ्ट का सिलेबस, इनको कुछ भी नहीं पता। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बेरोजगारों की लड़ाई। थैंक यू मोहित माहिया जी, अजय सिंह जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। 2006 के बाद 2020 में पेपर कैसा, वीरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है। हम लोग सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा, और हम लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। तो हमारी ये हमारा ये फर्ज भी बनता है हम सवाल पूछे। हमको ही सजा दी जा रही है 11 साल बाद। हमारा क्राइटेरिया पीटीआई से अलग था, यश भारती जांगरा जी, मैं इस चीज को जानती हूँ, लेकिन आपका केस पीटीआई के केस से अटैच्ड कर दिया गया था। आपका जो आउटकम होना था इस केस का, उसको पीटीआई के साथ जोड़ दिया गया था, तो पीटीआई का जैसा रहता वैसा आपका हो गया। हालांकि मुझे पता चला था कि जो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो वर्बल सबमिशंस थी कोर्ट में, जो रिबिटल्स फाइल हुए थे, या वर्बली जो वकीलों ने बोला था वो बिल्कुल अलग था, जज साहब का जो वर्जन था बिल्कुल अलग था, लेकिन लिखित में वो नहीं आया। लिखित में आया आपका केस बिल्कुल पीटीआई से जुड़ा हुआ, तो लिखित ही मायने रखता है, वर्बल कुछ मायने नहीं रखता। कागजों में क्या लिखा गया वो मायने रखता है, और कागजों में आपका जो फेट था वो पीटीआई के फेट के साथ बिल्कुल ज्यों का त्यों अटैच कर दिया गया था। दीपक शर्मा जी, स्टे मिलना चाहिए, बहुत स्ट्रांग केस है, बहुत स्ट्रांग केस है, बस समय का सारा सारा खेल बच जाता है कि इन्होंने 9 से 6 तारीख कर दी। ये ऐसी चीजें करते हैं बचकानी, और ये मैं सीरियसली इसकी निंदा करना चाहूंगी कि शर्म आनी चाहिए आपको। आप गलती करते हैं एचएसएससी, आप लापरवाही करते हैं, आप जो धांधली करते हैं, आपको इस चीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद आप जो ये कांड करते हैं, जो ये खेल खेलते हैं अभ्यर्थियों के साथ कि गलत हुआ और ये उसकी आवाज जाके उठाना चाहें, और आप इनको आवाज उठाने के लिए समय तक नहीं देते हैं, जानबूझ के जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने की और फिर आगे सरकार को ज्वाइनिंग देने की जो कवायद रहती है वो बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि एक बार रिजल्ट निकल गया और ज्वाइनिंग होगी तो जिसकी ज्वाइनिंग होगी उस पार्टी के स्टेक्स हाई हो जाते हैं, और जो कोर्ट होता है वहां पे जज फिर काफी रिलक्टेंट हो जाते हैं आपका कोई वैलिड पॉइंट भी होगा उसको सुनने में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब उनके अधिकार राइज हो गए हैं और यहाँ पे इस मामले को किसी भी तरीके से थोड़ा दबाया जाए तो केस थोड़ा वीक हो जाता है। और ये बहुत बड़ा धक्का होता है उन अभ्यर्थियों के लिए, भाई जिन्होंने कोशिश की होती है, जो लड़ते हैं जाके।
बिंदर बुरा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिजल्ट निकालने की तैयारी में हैं। और मैं भी एक लेटर लिखती हूँ अभी। हालांकि पढ़ते कितना है वो हम भी जानते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इनसे बात करते हैं। वेरी गुड जितेंद्र नारायण जी, धन्यवाद। गुड इवनिंग रमेश कुमार जी। डागर सतपाल, बीजेपी इट सेल्फ इज करप्ट। धर्मेंद्र कादियान, यह काम करने वाले कर्मचारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष उम्मीदवार के साथ धोखा ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ कोशिश ना करना। इतने गुस्से में मत आइए आप। हाँ, लेकिन इनकी जब हम गलतियां बार बार उजागर करेंगे ना, तो इनको मुझे लगता है खुद शर्म आ जाएगी। एफिशिएंसी खुद ये देखेंगे। वैसे भी ईगो में बहुत है, और अपने ऊपर मुझे ऐसा लगता है इन्हें घमंड बहुत ज्यादा है कि बस हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि पकड़े नहीं गए ना कहीं पे भी। कैश फॉर जॉब स्कैम में पकड़े गए थे, लेकिन उस स्कैम का क्या हुआ, किसी में हिम्मत ही नहीं है पूछने की। 2019 में इन्होंने जब हाई कोर्ट में सबमिशन दी कि कैश फॉर जॉब स्कैम का हम अपने आप अपने लेवल पे, बड़े हाईएस्ट लेवल पे जांच करवा के और जांच की रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो वो किसी ने पूछा ही नहीं क्या हुआ उसका। ना पक्ष उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, और विपक्ष तो जैसे है ही नहीं, विपक्ष तो कुछ पूछता ही नहीं है यहाँ पे। तो कौन है विपक्ष? विपक्ष हम आप जैसे लोग ही तो हैं। मैं आवाज उठा रही हूँ, कोई और आवाज उठा रहा है, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, हम ही विपक्ष बने हुए हैं। नहीं तो कहाँ है विपक्ष? कौन पूछ रहा है? विश्वजीत चौहान, वाई एक्शन नॉट टेकन अगेंस्ट बोर्ड में? एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन एज वेल। एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द सेक्रेटरी, HSSC, जिनके अंडर ये सब चीजें होती है, जिनको क्वेश्चन पेपर बनाने की पूरी पूरी जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बनाओ, आप नाम से पार्टी बनाओ इन लोगों को। HSSC के साथ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रेस्पोंडेंट मत रखना, इनको नाम से रेस्पोंडेंट बनाओ आप, ताकि इनको नाम, जब आप नाम से इन्हें रेस्पोंडेंट बनाओ, इन्हें कोर्ट में आके खुद अपनी पेशी देनी पड़े और खुद अपना वर्जन बोलना पड़े, अपनी गवाही देनी पड़े। सॉरी, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जिनका पेपर अच्छा हो उनको क्या करना चाहिए? गुरदीप सिंह फानेर जी, सर सच बोलूं तो यदि स्टे हो जाता है इस प्रोसेस के ऊपर, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कैंसिल होगा। और जिनका पेपर अब अच्छा हुआ है उनका पेपर होपफुली आगे भी अच्छा होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे अभी बड़ी मुश्किल रहा है, ये अपनी गलती बड़ी मुश्किल से मानते हैं। पूरा पूरा दारोमदार जो है वो पूरा पूरा कोर्ट के ऊपर चला जाता है। यदि कोर्ट इसमें संज्ञान जल्दी से जल्दी लेके स्टे दे देते हैं तो ही कुछ हो सकता है। मैम प्लीज ड्राइंग पेपर के बारे में बताओ, अलग अलग आया था, उसका क्या कोई समाधान में? गुंजन शर्मा जी, बता चुकी हूँ मैं, आप वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब कोई क्वेरी बची नहीं है। मैम क्या HSSC के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो एक ही पेपर के अलग अलग रूप अलग अलग सेंटर पर वितरित करवा दे, या किसी एक सेंटर, सॉरी ये चला गया, नहीं ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। जब शिफ्ट अलग अलग नहीं है, कमाल की बात है, मॉर्निंग में शिफ्ट और इवनिंग में शिफ्ट अलग अलग नहीं, ये तो कुछ भी बोलेंगे अखबार में, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा करना भी ये चाहते हैं तो लेवल तो सेम रखना चाहिए था। अगर मान लिया हम 1% की ऐसा करना चाहते हैं तो लेवल तो सेम होना चाहिए था। आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 250, और आप उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी बच्चों के लिए 10,140 बच्चों के लिए 250 बच्चों को अलग से ऐसा प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज और ऐसा स्पेशल क्यों फील करवाया गया भाई? रविंद्र मान, आपको इतना देखते हैं, आपने हमारा मुद्दा उठाया दिल से, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा तो, मैंने ये सेल्फ इम्पोज्ड काम ले लिया है कि मुझे तो ये बोलना ही बोलना है, मुझे अब कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, मैंने तो जोर लगा लिए। और उसके बाद अब मैं कोई HCS WCS कुछ एग्जाम देने नहीं वाली हूँ। हालांकि कुछ अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, लाइव के माध्यम से मैं बता देती हूँ कि मेरी अभी उम्र पड़ी है, 7 साल है मेरे पास एग्जाम देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा जो एक्टिविज्म है वो इस इम्पैक्ट होगा, दूसरी चीज मेरी फैमिली इम्पैक्ट होगी, तीसरी चीज मैं जानती हूँ मुझे नौकरी नहीं देंगे, चाहे मैं पास कर लूं चाहे मैं कुछ कर लूं। मेरे इंटरनली मतलब मुझे ऐसी फीलिंग है। मैम CET में कट ऑफ फिक्स होनी चाहिए, कन्हैया चोपड़ा। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। और CET थोड़ा अजीब सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक वाला एंगल बहुत उभर के आ रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक वाला फैक्टर अगर रिजॉल्व होता है तो उसके बाद येस दे कैन फिक्स। आशीष शास्त्री जी,
है जी। पीजीटी संस्कृत वाले भुगत रहे हैं, पीजीटी संस्कृत वालों मेरे ख्याल सबसे ज्यादा भुगता है, बहुत टाइम से बैठे हैं, इतने आंदोलन इतना सब कुछ। ये जो अनसुना करने का रवैया है ना सरकार का, कमीशंस का, अपनी मनमानी करने का और अभ्यर्थियों की अनसुनी करने का, हर वर्ग की अनसुनी करने का, तो ये मुझे लगता है ले डूबेगा इन्हें, ये गलत है। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर एक पीड़ित वर्ग है बार बार आपके पास आ रहा है, एक ही चीज बोल रहा है, तो आपको सुननी तो पड़ेगी एटलीस्ट, बहुत अच्छे से उनकी सुने, उनको जवाब दें। अब अभ्यर्थी कॉल करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जब ये मैटर उजागर हुआ, इनको कॉल करते हैं तो इनके बात करने का तरीका बहुत गलत था। मैं तो कहती हूँ रिकॉर्डिंग किया करो इनकी। साफ मुंह पे बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा होएगा नहीं, होएगा तो देखी जाएगी, पता नहीं और क्या क्या है। हालांकि मैं बोल नहीं सकती हूँ इस चीज पे, बट छोड़िए। रणबीर सिंह जनसुई जी, बहुत अच्छा सकारात्मक, धन्यवाद सर। संदीप पुरी गोस्वामी जी, स्टे लीजिए, जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाइए। इसी लाइव के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जो भी अभ्यर्थी लीगल एक्शन इसमें लेना चाहते हैं वो इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना लो और इकट्ठे केस फाइल कर दो। ज्यादा अभ्यर्थी होंगे तो जो कोर्ट है वो जल्दी सुनती है, वो देखती है कि इतने सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं, इतने सारे एग्रीव्ड हैं, तो इसके ऊपर सुनना चाहिए, मैटर जरूर इंपॉर्टेंट होगा, तो वो सुनते हैं। और एक और फायदा ये भी होता है, जो लीगल कॉस्ट है वो शेयर हो जाती है आपस में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे हो जाइए। परवीन इंसा जी, श्वेता बहन बेरोजगार शिक्षित हताश, धन्यवाद वेरी मच सर। जे हैरानी की बात तो है, हैरानी की कितनी कितनी भर्तियों में तो हमने कितनी सारी चीज उजागर कर दी, किस भर्ती का क्या हो रहा है। बट मेरे को दिल में एक सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग पहले क्या होता था कि अपने अपनी भर्तियों के बारे में जान रहे, एचसीएस वाले केवल एचसीएस के बारे में, नायब तहसीलदार वाले केवल नायब तहसीलदार में हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले केवल उनके बारे में। तो अब हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे हैं कि इस भर्ती में क्या धांधली हुई, उस भर्ती में क्या धांधली हुई, जागरूकता आने लगी है, युवा अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे हैं, लड़ने लगे हैं, कोर्ट में जाने लगे हैं, ओएसडी सीएम से सीधे मिलने की कोशिश करते हैं, नेताओं से मिलने की कोशिश करते हैं, मीडिया में जाते हैं, मुखर होके बोल रहे हैं। पहले डर था, अरे बोल दिया और मुझे टारगेट कर लिया, तो अब ऐसा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा है, धरने प्रदर्शन देने लगे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में आपने देखा 2015 के एक्साइज टैक्सेशन पेंडिंग भर्ती, स्पोर्ट्स पर्सन वाले, ओल्ड ग्रेजुएशन वाले, उसके बाद पीटीआई वाले कितने एक्टिव थे। पीटीआई वालों को तो खैर इन्होंने थोड़ा आश्वासन दे दिया था तो वो बैठ गए थे, कितने लोग एक्टिव थे, कहाँ थे हम पहले? हम पहले नहीं थे, आप बोलते हैं हम लोग। एचसीएस का नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, एनी आइडिया? संदीप परमार जी, एक बहुत खबर सुनने में आ रही है कि शायद ऑप्शनल्स को रिमूव करने की कवायद है, कि जो एक ऑप्शनल बचा हुआ मेंस में उसको भी रिमूव कर दें। 95% मैं बोलूंगी कि ऐसा हो सकता है, या फिर ये र्यूमर भी हो सकता है। तो पहले जब रिक्वेजिशन का इनका लेटर सर्कुलेट हुआ था उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, और ऐसी मेरे पास खबर भी थी कि एचसीएस जुडिशरी के बाद ही एचसीएस एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। बट अभी लेट हो रहा है, तो किन कारणों की वजह से हो रहा है वो मैं नहीं जानती हूँ सर। ग्रुप डी का कुछ करो मैम जी। ग्रुप डी के तो सर इतने सारे इश्यूज हैं, ओल्ड ग्रेडेशन, न्यू ग्रेडेशन, फिर ग्रुप डी में स्किल बेस्ड जॉब में कुछ अभ्यर्थी फंस गए हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, डिपार्टमेंट चेंज के लिए सारी चीजें हैं, और बार बार इन सब के लिए बोल चुकी हूँ, बट आई डो नॉट नो कि ये कैसे क्या कब करेंगे। डीपी स्वामी जी, इसका मुझे पता नहीं है टीचर्स की पोस्ट के लिए क्या होगा, अभी चीजें अच्छे तरीके से खुल के सामने नहीं आई है कि सीईटी किस किस चीज के लिए होगा। तो लेट्स सी, एक बार अगर इनका नोटिफिकेशन कुछ आए तो तब पता चलेगा। इस संबंध में आपके पास एक वीडियो भेजी, ठीक है सर जाखड़ साहब, मैं अभी देखूंगी थोड़ी देर में। इसके बाद मेरे ख्याल से सब अपने अपने चहेतों को नौकरी पे रखते हैं, कंबोज साहब जी, ऐसा भी होता है। बट देखो, नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जो डिजर्विंग हो, नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जिसने जोर लगाया हो और जो उस पोस्ट को डिजर्व करता हो उसे। जब एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को मेहनत के बावजूद भी नौकरी ना मिले
और वो ये जानता हो कि कोई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट जिसने कुछ मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसको नौकरी मिल गई, तो उसका जो दिल होता है ना, वो टूटता है। सपने जो होते हैं टूटने ठीक नहीं होते, क्योंकि फिर अंदर ना इंसान अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहता है। तो वो कोशिशें करता, रिपीटेड कोशिश करता रहता है, जो लगा ही रहता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सफल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। तो वो अब क्या होगा जी ड्राइंग भर्ती का, संदीप पुरी गोस्वामी जी, आपको इसके ऊपर स्टे लेना पड़ेगा। जाके कोर्ट में स्टे ले लिया तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा, और यदि आपके पॉइंट्स वैलिड हैं तो आप केस जीतेंगे भी, और इन्हें भर्ती रद्द करके दोबारा करवानी पड़ेगी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का है। और इसी संदर्भ में आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपका ये केस है, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। ये कुछ भी, ये बकवास ही चल रही है अखबार में कि पेपर लीक गैंग की कम। पेपर लीक जिसने करवाना है, वो जहां एक पेपर लीक करवा रहा है दूसरा नहीं करवा सकता। और ये कह रहे हैं कि हम मौके पे ही बंडल बताते हैं कौन सा खोलना है। तो जिस समय आपने बंडल खोला, पहले भी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाया करते थे बंडल खुलने के बाद ही, तो अब भी बंडल खुलने के बाद व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगता है। तो ये जो इलॉजिकल से, ये जो अपनी तरफ से ये कहानियां अखबार में लिखते हैं या वीडियोस में बोलते हैं, वो तो कहीं स्टैंड नहीं करती हैं। तो आपको बहुत बढ़िया कोई वकील कीजिए, आप इकट्ठे हो जाइए कमेंट सेक्शन में, अपना कॉस्ट शेयरिंग कीजिए और अपना केस लड़िए बढ़िया से। लीजा मोहिल जी, नहीं, फार्मासिस्ट का अलग अलग नहीं आया है, ऐसा मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई ईमेल मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। मोहित माहिया जी, एक साथ आवाज उठो सभी। हाँ बिल्कुल, एक साथ आवाज उठनी बहुत जरूरी है। देखो, एक आवाज के साथ 2 आवाज, 10 आवाज, 100 आवाज, 1000 आवाज जब जुड़ती है तो संज्ञान लेना ही लेना पड़ता है। ऐसे तो नहीं लेंगे ये, ऐसे तो फटाफट भगाएंगे प्रोसेस। लीजा मोहिल जी मैंने बता दिया है। पवन भाकर जी, ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपका तो एक ही समाधान है कि आप बार 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 इनके पास जाकर केवल रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं है। अब केस में भी कुछ नहीं बचा, आप केस कर नहीं सकते हैं। मोहित माहिया जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मुकेश घोटर जी, क्या है आरोही वैकेंसी का रिजल्ट का क्या? आरोही वैकेंसी का रिजल्ट भी पेंडिंग ही चल रहा है सर। रिजल्ट दे किसके रहे हैं? तो वही है कि आंदोलन कर लो, प्रदर्शन कर लो, थोड़ा इनके साथ धक्का कर लो, इनको बार 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 गुहार कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज तो कुछ मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। जूनियर इंजीनियर मैम, वेटिंग लिस्ट, आई डो नॉट नो वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। इस चीज के बारे में आप पूछिए HSSC से। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस अब यहाँ पे मनीष गुप्ता जी, ये हर बार गलती करते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उसी चीज के लिए तो हम बार 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 इन मुद्दों को उठाते हैं। कभी ना कभी तो सुधरना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आपकी मनमानी अब तक होनी थी, हो चुकी है, अब नहीं होगी। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन ले लिए और वीडियो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। तो अमित शोकंद, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब बचेगी या नहीं? बिकॉज गवर्नमेंट सब सेल कर रही है। जब सब सेल कर रही है तो प्राइवेट हाथों में चला जा रहा है सब कुछ, और प्राइवेट हाथों में चला जा रहा है तो गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ से बचेंगी? गवर्नमेंट जॉब्स कम होती चली जाएंगी, प्राइवेट जॉब्स बढ़ती चली जाएगी। प्राइवेट की अपनी मनमर्जी होती है, वो अपने हिसाब से लेंगे आगे, राइट? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आर्ट एंड क्राफ्ट कैंडिडेट्स। आप लोगों को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द इसके ऊपर स्टे लें। आप लीगल एंगल को छोड़ के बिल्कुल भी मत चलिएगा। किसी नेता मंत्री, किसी ने कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको आश्वासन मिलेंगे। हाँ, उसको एक साइड में एक क्या कह सकते हैं कि आप एक और तरीका ये समझ के इनको परस्यू कर सकते हैं, इनको बार बार मिल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन इनकी बातों पे विश्वास मत करना, डिपेंड मत होना। लीगल का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। तो यदि आपका लीगल कवर्ड है तो ही आप दूसरी चीजें करना, OSD साहब से मिलना, CM साहब से मिलना, नेता मंत्रियों से मिलना। लीगल आपका कवर्ड होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।